हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, रिएक्टेंट्स एक्चुअल में प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उनके पीछे कौन कौन से इफ़ेक्ट लग रहे होते हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है एंड कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो पिछली क्लास जिन लोगों ने देखी होगी वहाँ पर हमने समझा था कि किस तरीके से हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है या फिर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। और हमने एक ख़ास बात की थी कि जो हमारे पास कर्व्ड एरो होता है ना, उस कर्व्ड एरो का हम लोग अपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को लिखने के लिए कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म का ना, जो रिएक्शंस वाला पार्ट है, जो मैकेनिज्म लिखने वाला पार्ट है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो कर्व्ड एरो है ना, कर्व्ड एरो का यूज़ करते हैं हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैकेनिज्म लिखते वक्त मुझे बॉन्ड की ब्रेकिंग को शो करना होता है एंड बॉन्ड के फॉर्मेशन को शो करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये चीज़ कैसे हम एक करेक्ट मैनर में करेंगे वो चीज़ हम आज सीखेंगे। मतलब कि हम एरो का यूज़, कर्व्ड एरो का यूज़ किस तरीके से मुझे करना चाहिए, है ना, उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो चीज़ अगर हम सीख जाएंगे तब हम मैकेनिज्म को लिखने में काफ़ी अपने आप को आसान पूर्ण मानेंगे, ठीक है ना। तो जो आज का टॉपिक होगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अपने मैकेनिज्म को लिखने वाले पार्ट को लेकर, ठीक है। यानी कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैकेनिज्म बेस्ड आते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो आप मैकेनिज्म को बाहर समझ कर उसको लिख कर, है ना, या फिर अपने मन में ही उस चीज़ को ड्रॉ करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो कुछ बातें और हम लोग कर लें जिससे कि हम लोग को और चीज़ें समझ में आएगी, है ना। चलिए तो धीरे धीरे माहौल बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक वाले रिएक्शंस हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं वो एसिड बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, ठीक। तो हमने इनऑर्गेनिक वगैरह में फिजिकल केमिस्ट्री में पहले से एसिड बेस्ड रिएक्शंस पढ़ रखा है कि व्हाट इज एसिड्स, है ना, एंड बेसिस क्या होते हैं। लेकिन अपने ऑर्गेनिक वाले पार्ट के लिए लुईस एसिड एंड बेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं वो लुईस एसिड बेस के थ्रू घूम रही होती है, वहाँ पर हो ना हो लुईस एसिड बेस रिएक्शंस हो रही होती है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम लुईस एसिड एंड बेस वाले जो रिएक्शंस हैं उनको एक बार समझ लेते हैं कि उसका अपने ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। और रिएक्शन को लिखते वक्त कर्व्ड एरो का कैसे यूज़ करना है इसको भी आज हम सीख लेते हैं, ठीक है। और ये आज की क्लास आने वाले कई क्लासेस के लिए, आने वाले जब तक हम ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ते रहेंगे 11th के लिए या फिर 12th के लिए, वहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। तो जो आज बहुत ही छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे ना, ये चीज़ फ्यूचर में जाकर बहुत ही बड़ी बातें होने वाली है। और फ्यूचर में फिर कोई डिटेल से, है ना, फिर हम वहाँ पर डिटेल से बात नहीं करेंगे, वो आप लोग को अंडरस्टूड होगा कि हम सब चीज़ें पहले से ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो एक भी लेक्चर आप लोग स्किप मत करिएगा। जो मैं बोल देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अच्छा, एक्चुअल जो बात होती है ना कि अपने एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, बोर्ड में क्या आने वाला है, वो दुनिया अलग हो जाती है और समझने वाली दुनिया अलग होती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो आप एक भी लेक्चर छोड़ेंगे तो आगे चल के ना आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, आप इसमें सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। एक तो होता है रट लो, दूसरा होता है कि सोच ले, ठीक। खुद कैसे सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाएं, जब तक खुद नहीं सोच पाएंगे ना तब तक कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, जब तक हम खुद क्वेश्चन बनाना ना सीख लें, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि मुझे पहले ना लुईस एसिड एंड बेस की जो थ्योरी है उसको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक। और रिएक्शंस में कैसे हम लोग कर्व्ड एरो का यूज़ करेंगे ना, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक। और एंड इन चीज़ों का यूज़ हम आगे चलकर जब मैकेनिज्म एक्चुअल में पढ़ रहे होंगे, है ना, जब एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के मैकेनिज्म लिख रहे होंगे ना, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, तब आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, हर एक चीज़ से आप फेमिलियर हो चुके होंगे,
ठीक। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर पिछली क्लास में तो आपने कहा था कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे उसको इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। तो हो सकता है कि पता नहीं कुछ और पढ़ लें, तो पहले वाला पार्ट पढ़ लेते हैं ना, फिर इसके बाद हम जैसा कि बताए थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, है ना, फिर जो हमारे पास रिएजेंट वगैरह होते हैं, तो सभी टॉपिक एक एक करके सीखेंगे और एक एक करके हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सर, आप फालतू बातें करते हैं 10 मिनट तक, टाइम खा रहे हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 2 बोलो या फिर कुछ भी बोल सकते हैं हम, ये सुनकर दिखने के लिए मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो चलिए आज जरा बात करते हैं हम। देखो क्या है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी कहानी बाँचनी पड़ती है, क्योंकि सभी लोग आप जैसे तो है नहीं कि सारे लेक्चर्स देखे हो, है ना, अच्छे समझ रहे हो, कुछ नए नए बंदे भी हो सकते हैं ना, तो नए लोगों के लिए भी कुछ कहना ज़रूरी है। तो नए लोग भी यहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ से भी आप चाहो ना वहाँ से जुड़ सकते हो। अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट लगती है कि ये चीज़ नहीं समझ में आया था, तो वो वहीं पे जाकर वहाँ टॉपिक में आप लोग पढ़ लो, फिर से यहीं पे आ जाओ, है ना। तो एक अच्छा बच्चा ना, एक अमीर बच्चा जिसको जल्दी समझ में आता है, वो कहीं से भी जुड़ जाए, है ना, तो कोई तकलीफ़ उसको नहीं होगी, हर जगह समझ में आने वाला है, ठीक ये चीज़। हाँ जी, तो हम बात करते हैं ज़रा, एक टॉपिक बनाते हैं हम लोग, लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी, ठीक। हालांकि वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है ना कि एक आरेनियस वाला एसिड बेस होता है, एक लॉरी ब्रोंस्टेंट वाला होता है, ठीक है, जो कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र और वाटर में H+OH- ये सब कहानी हुआ करती है। लेकिन ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लोन पेयर आदमी के पास हो, तब कैसे आप एसिड बेस बताओगे, तब लुईस वाला काम करता है। कहने मतलब कि अपने ऑर्गेनिक वाले रिएक्शंस के लिए लुईस वाली जो थ्योरी है ना एसिड बेस की, वही काम आने वाली है, ठीक। तो जरा हम देखें, हाँ जी, लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी, ठीक है। तो जो लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी है, आज हम ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा फील आएगा, ठीक। तो एक्चुअल में जो लुईस एसिड बेस थ्योरी है ना, इट डील्स विथ लोन पेयर। सबसे पहली बात, इट डील्स विथ लोन पेयर। तो भाई साहब लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के साथ ये डील करता है। कहने का मतलब कि लोन पेयर ही यहाँ पर एक वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसका यूज़ करके हम लोग इस थ्योरी को बनाए हैं, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं। एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एंड 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर, मैं ऐसे बोल दूँ, उसका बाद में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन पेयर acceptors are known as है ना लुईस एसिड। क्या चीज़, लुईस एसिड। जनरली हम एसिड बोल सकते हैं, अब लुईस ने, है ना, लुईस ने दिया है तो लुईस एसिड। तो भाई साहब जो बंदे, जो एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा ना, उसे मैं बोलूँगा लुईस एसिड है ये, ठीक। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, डोनर्स आर नोन एज लुईस बेस, ठीक है, लुईस बेस। सर अब एसिड बेस क्यों पढ़ाने लगे, कई लोग बोल रहे होंगे। तो एसिड बेस नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक। ऑर्गेनिक वाले रिएक्शंस में ना ज़्यादातर लुईस एसिड बेस रिएक्शंस हो रही होती हैं, इस वजह से पहले मैं इसको समझ लूँ, जिससे कि आपको ना आगे चल के रिएक्शंस को कुल मिला जुल के करना क्या है। जो भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस मैकेनिज्म है ना, उस मैकेनिज्म को मुझे अच्छे समझना है, रिएक्शंस को अच्छे समझना है कि एक्चुअल में कैसे हुआ। वो एक बार में समझ तो आ नहीं जाएगा, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक होता है ना कि ऐसा नहीं कि आपको आज ही 2 मिनट में समझा दिया जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं
जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोग मैथ की बात करें तो 2 + 2 4, 2 मिनट में 5 मिनट में आज ही समझाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन आप कहो कि तुरंत समझा दिया जाए तो तुरंत नहीं समझा सकते ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा ना टाइम, आपको बोलते हैं ना कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, तो वैसे आपको ना कुछ दिन गुजारना पड़ेगा इन सब चैप्टर के साथ में, है ना, इन सब टॉपिक के साथ में, जब तक आप उनसे फेमिलियर ना हो जाओ, जब तक ऐसा ना लगे कि ये सब अपने हैं, है ना। अब अपने का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है ना कि जिस सब्जेक्ट से मुझे प्यार नहीं होता है उस सब्जेक्ट को हम तलाक दे देते हैं। तलाक देने का मतलब क्या है, कई लोग ऐसे होंगे ना जिन्हें साइंस अच्छी लगती होगी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छी लगती होगी या फिर बायो अच्छी लगती होगी, ठीक, लेकिन उन्हें हिंदी अच्छी नहीं लगती होगी। तो हो सकता है कि वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हों, तो मुझे हिंदी पढ़नी पड़ेगी, तो वो हिंदी तब पढ़ते हैं ना जब अपना टेस्ट आ रहा होता है, एग्ज़ाम आ रहा होता है, तब पढ़ लिया बस, कैसे पास कर लिया बस, है ना। इसका मतलब कि वो उन सब्जेक्ट को ना तलाक दे के बैठे हैं, मतलब उनसे कोई रिश्ते नाता नहीं है, इतना प्यार वार नहीं है, बस मजबूरी में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है, ये चीज़। तो मैं ये बोल रहा था ना कि जब तक सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। प्यार कैसे होगा सर, तो प्यार कैसे होगा, प्यार पढ़ने से ही होगा, और जब पढ़ाने वाला अच्छे से पढ़ाएगा तभी प्यार होगा, ठीक। अच्छा, एक घटिया सा पढ़ाने वाला है ना जो बहुत ही गुस्सैला है, स्ट्रिक्ट है, तो टीचर पे डिपेंड करता है ना। आप स्कूल में भी देखते होगे जिस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा है ना उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है अपने आप ही, ठीक। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक। ये वैसा ही है कि किसी रिएक्शन को मैं आज ही लिख कर 1-2 मिनट में उसकी मैकेनिज्म लिखने लगूँ तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा, आपके पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो जो पार्ट एक एक यूज़ होने वाला है ना, मतलब जो जो एक एक जड़ी बूटी का काम हुआ है। आपने वो देखा बनारसी साड़ी वगैरह, जो है ना बहुत ही अमीर फैमिली के लोग, है ना, मतलब कि जो महंगे महंगे वस्त्र आते हैं, जो महंगे महंगे कपड़े आते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों का काम हो रहा होता है, तो आप देखते हैं एक एक चीज़ पे कलाकारी की गई होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक ही चीज़ लगाकर, है ना, उससे खूबसूरत बनाया गया है, ठीक। ये वैसा ही है, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे ना, उनके साथ ज़िंदगी बिताएंगे, है ना। ज़िंदगी का मतलब यही लेक्चर्स के साथ जैसे जैसे हम लोग समय बिताएंगे उसको बार बार देखते रहेंगे, बार बार कानों में वर्ड्स जाएंगे, है ना, बार बार लिखेंगे सीखेंगे, तब जाके ना वो पार्ट अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन वाला पार्ट वैसा ही है कि आपको तुरंत 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है उतने फील के साथ, ठीक। इस वजह से ना आपको थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा, तो मैं वही आपको समय बितवा रहा हूँ, ठीक। तो अभी ये जो कोर्स चल रहा है ना, ये ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है। ईयर लॉन्ग कोर्स का मतलब क्या होता है सर, मतलब जहाँ पे हम डिटेल से पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको डिटेल से एक एक बात समझाता हूँ। मेरे पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है ना, मेरे पास कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि आपको आज 5 ही दिन में सिलेबस ख़त्म करना है ना। मेरे को अभी इतना काम करना है कि मुझे आपको हर चीज़ समझाना है, ठीक है, और आपके साथ एक मेंटली कनेक्ट होते हुए समझाना है। ये नहीं कि यहाँ पर हम स्क्रिप्ट पढ़ के, कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि स्क्रिप्ट पढ़ के आए, रट दिया, काम खत्म, सामने वालों को आया कि नहीं आया इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे पता है कि आपको कहाँ कहाँ डाउट हो सकता है और किस पैटर्न में मुझे पढ़ाना चाहिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई डाउट ही ना हो। तो वो उन सब वाले चीज़ों पर ना मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक। तो आपको 1 मिनट में, 2 मिनट में तुरंत आपको किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझाई नहीं जा सकती है अपने 11th वाले स्टेज पे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए नया है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में आप ज़िंदगी भर मैकेनिज्म पढ़ते आए हो, ऐसा तो है नहीं। आपने 10th के बाद जब भी आए हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप पहली बार देखोगे, है ना, पहली बार देखोगे। इस वजह से ना 11th और 12th वाला टीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ग्रेजुएसन वाला। आप अगर 12th के बाद अगर किसी भी ग्रेजुएशन में जाएं आप, है ना, इंजीनियरिंग करें या फिर मेडिकल फील्ड में जाएं, तो वहाँ का टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट है, 11th 12th वाला, या फिर जो आप जिनसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ के गए हो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ आप पहली बार देख रहे हो ना उसे ने सिखाया है, और जो चीज़ पहली बार आती है ना उसको बहुत ही अच्छे से सिखाना पड़ता है पहली बार मान के, है ना। लेकिन जो कॉलेज वाला टीचर होगा ना वो आपको पहली बार मान के नहीं पढ़ाएगा, है ना। वो तो कहेगा आप 12वीं पढ़ के आए हो ना, या फिर आपने कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ा होगा, ऐसा होता है, ठीक। तो 11th और 12th वाले या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले टीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, क्योंकि वो आपको पहली बार पढ़ा रहे होते हैं ना, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में पहली बार आती है। तो इस वजह से ना मैं हर एक टॉपिक को पहले से ही इतना आपके दिमाग में भरना चाहता हूँ जिससे कि वो वाला दिन आते आते आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब फील आ रहा है, अब कुछ भी नया नया नहीं लग रहा है, ठीक। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा समय बिताया जा रहा है, वरना बिताने की क्या ज़रूरत थी।
ठीक, चलिए तो फालतू बातें बहुत हो गई, ज्ञान की बातें, अब थोड़ी सी पढ़ाई की बातें करते हैं। हाँ जी, तो मैंने बोला ना कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा तो मैं क्या बोलूँगा, लुईस एसिड, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनर होगा ना तो मैं उसे लुईस बेस बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे हमारी आंखों में चमकना चाहिए ना वो एक्सेप्टर है, और डोनर अपनी आंखों में चमकना चाहिए। ठीक, तो ये लुईस एसिड की डेफिनीसन है। ठीक है, वो डेफिनीसन मुझसे नहीं पूछी जाएगी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। हाँ जी, तो जैसे कि अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मान लो आप एक NH3 था, अमोनिया, क्या है सर, अमोनिया, इसकी रिएक्शन जैसे HCl के साथ हुई। ठीक है, मुझे पहले पता है HCl एसिड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन इसे हमें लुईस एसिड बेस के टर्म में समझना है। ठीक, तो आप जरा देखो, नाइट्रोजन के पास ना एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो मैं आज हर उस छोटी छोटी बात पे पहले से ही बात कर लूँ, जिससे कि मुझे फ्यूचर में आपको पढ़ाने में कोई भी तकलीफ़ ना हो और मैं हर वर्ड को, है ना, बिना किसी संकोच के बता सकूँ। तो एक लोन पेयर, वन लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, ये चीज़, इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि सर अगर 2 लोन पेयर हो ज़िंदगी में तो मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे क्या? हाँ, यही था। तो नाइट्रोजन के पास ना एक लोन पेयर होता है। अब ये कैसे होता है, ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में बात की थी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, 2 बचे, तो वो एक लोन पेयर, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक, तो मैं स्टार्टिंग में जब आपको ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि कुछ लोन पेयर्स मुझे याद रखने, जैसे नाइट्रोजन पर 1, ऑक्सीजन पर 2, है ना। तो ये चीज़ अपने ऑर्गेनिक वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ज़रा देखो, तो अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब कि अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन रिच वाला सेंटर है। ठीक है, तो क्या होता है ना, अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इस प्रोटॉन को निकाल लाता है। प्रोटॉन का मतलब H, हाइड्रोजन। ठीक है, एंड ये बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो यही है कर्व्ड एरो का यूज़। ठीक, कि अमोनिया अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, वो डोनेट करके प्रोटॉन निकाल लाएगा, एंड ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ना, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मुझे एरो शो करना था। तो क्या होने वाला है जरा आप देखो, तो मैं जरा आपको बता दूं कि ना, हाँ, तो क्या बन जाएगा, NH3 तो था ही, चलो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, एक H और आ गया, एंड N पे प्लस। ठीक, N पे प्लस क्यों आया सर, क्योंकि लोन पेयर इसने डोनेट किया है तो उस पर प्लस आ जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर निगेटिव आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, ये बॉन्ड बिल्कुल टूट गया है और H नाइट्रोजन के साथ आकर जुड़ गया। ठीक है, प्लस, ये वाली बात अलग थी, ये वाली बात अलग है। ठीक है ना, प्लस जरा आप देखो, यही लिख देता हूँ, प्लस। देखिए बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है ना, और हेड पे आता है निगेटिव चार्ज, मैं बता चुका हूँ पहले ही, निगेटिव चार्ज। ठीक, और निगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर भी होता है, क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वही Cl को मिल गए हैं। क्या बोले सर, इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 कैसे है सर, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, वही इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल गया है। ठीक है, अगर हम और अच्छे से समझें तो क्लोरीन के पास ना 3 लोन पेयर था। क्यों, देखो आप, 1, 2, 3, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर, तो 3 तो थे ही, 1, 2, 3, एक लोन पेयर और मिल गया इस बॉन्ड के टूटने की वजह से। तो हम लोन पेयर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, है ना। तो जनरली लोन पेयर्स नहीं दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको हर चीज़ शो करके एक बार दिखा देना चाहता हूँ, जिससे कि अगर कभी ज़िंदगी में आपके सामने आए ना तो बिल्कुल नया नया ना लगे, उससे अपनापन लगे। ठीक, तो इस पर प्लस आ गया, उस पर Cl माइनस आ गया। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि अगर आपको ये जो कर्व्ड एरो है ये सब ना देकर केवल ये लिखा होता और आपसे बोलते हैं कि आप इसमें कर्व्ड एरो का यूज़ करके बताओ, तो मुझे इस तरीके से कर्व्ड एरो यूज़ करना था। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताया हूँ कि जो हेड होता है ना, हेड, उससे मैं बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो बॉन्ड से उठाकर उस एटम पर दिखाना चाहिए। ठीक, चलिए, तो अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, इसका मीन्स मतलब क्या है, अमोनिया क्या है सर, वो लुईस बेस है
है ना, अमोनिया लुईस बेस है, एंड HCl ना एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है, लुईस एसिड है। क्या है सर, लुईस एसिड। ठीक है, ये चीज़। एक बात, एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल कहानी क्या थी। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ बात समझ में आती है। ठीक, एक एग्जांपल और लेता हूँ, जरा देखें आप। वही अमोनिया था, ठीक, NH3, तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा प्लस, एंड AlCl3, क्या चीज़, AlCl3 है ना, AlCl3। अब जरा आप देखना, यहाँ से भी ना एक कांड होता है। क्या कांड होता है सर, जरा आप देखो। अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है एल्युमिनियम को, और इसके साथ बॉन्ड बनवाता है। ठीक है ना, क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनवाएगा। जरा आप देखो, देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख के बता रहा हूँ समझाने के लिए। NH3 था, लोन पेयर डोनेट किया और Al के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, एंड Cl, ठीक। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है सर, इस वजह से इसके पास ना पॉजिटिव आ गया। एल्युमिनियम एक्सेप्ट किया है ना, तो इस वजह से इसके पास निगेटिव चार्ज। ठीक है, ओनली निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज़ ऐसा सर कैसे हुआ समझाता हूँ, जरा आप समझिएगा एक बात। जब नाइट्रोजन, अमोनिया में जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया था ना, तो इसने H को निकाल लाया था और HCl वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। देख रहे हैं, H को निकाल के अपने साथ जोड़ लिया और Cl का बॉन्ड, ये जो HCl का बॉन्ड ब्रेक होकर Cl को अलग कर दिया था। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं की, बॉन्ड नहीं किया, जबकि HCl वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। एक नया नाम सर आप जोड़ते जा रहे हो, है ना, बिकॉज समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब समझ में आता है ना, कि वैलेंस सेल जो अपना आउटर मोस्ट सेल है, उसमें क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर किसी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो हाइड्रोजन के देखो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, है ना, और हीलियम की स्टेबिलिटी पाया हुआ है। ठीक, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल्स है नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो हाइड्रोजन अमोनिया पर जो नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। इस वजह से ना इसने इस बॉन्ड को ब्रेक करके H को अपने साथ लगवा लिया है, तभी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक, लेकिन एल्युमिनियम का क्या सीन है, एल्युमिनियम 3rd ग्रुप का सदस्य है, और एल्युमिनियम पे देखिए आप 2, 2, 4, 2, 6, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, कितने से होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से। जरा मैं समझा दूँ, यहाँ पर जो एल्युमिनियम है ना, इसके वैलेंस सेल में, है ना, वैलेंस सेल का मतलब सर क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए आप, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब हो जाएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन पर इसने एक्सेप्ट कर लिया, तब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन से। ठीक, इसी चक्कर में ना एल्युमिनियम यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया, ये कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस कोवलेंट बॉन्ड की जगह हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अमोनिया ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया है। ठीक है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न मेथड है, वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड इस तरीके से हम चार्ज का सेपरेशन दिखाते हैं उसके ऊपर। तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया था, तो इस पर प्लस आ गया, एल्युमिनियम एक्सेप्ट किया तो उस पर नेगेटिव आ गया, और बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। ठीक, तो मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि इस वाले केस में ना, जब भी H का केस आए, यानी कि जब भी हाइड्रोजन का केस आएगा, अब ये इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम वो ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझेंगे, और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा कहानी नहीं बताऊँगा जो कि अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो जब भी H वाला केस आएगा ना, तब वहाँ पर ना H निकला करेगा, मतलब कि
कोई एक बंदा आएगा वो H को निकाल के लेके भाग जाएगा, तो उस वक्त तो हम नहीं लेके बैठ के पढ़ेंगे ना कि H को क्यों निकाल लिया बताओ। तो आज हम बता रहे हैं कि H को क्यों निकाल लिया, क्योंकि H का वैलेंस कंप्लीट है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। उस वक्त मैं बोल दूंगा यहाँ से H इसने निकाल दिया, ठीक है। तो वो हर छोटी मोटी बात जो फ्यूचर में काम आने वाली है वो हम आज ही पढ़ ले रहे हैं, जिससे कि आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब कि सर बॉन्ड वहाँ बनता है ना जहाँ पर जिस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है। जहाँ पे ऑक्टेट ना इनकम्प्लीट हो, यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ना थर्ड ए ग्रुप वाले सदस्य का होता है, किनका, और भी होते हैं, मतलब थर्ड ए वाले ना ऑर्गेनिक में ज़्यादा फेमस है। थर्ड ए वाले कौन से, जैसे बोरोन हो गया, है ना, बोरोन, बैगन आलू गाजर है ना, बोरोन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। एक केस और होता है, जिन एलिमेंट के पास ना वैकेंट ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन पर वही एक्सेप्ट करेगा जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, खाली ऑर्बिटल्स हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेगा। और डी ब्लॉक वालों के पास बहुत खाली जगह होती है, ठीक है। तो उतना अभी नहीं यूज़ होगा, है ना, उतना आप लोग पीरियोडिक टेबल वगैरह में पढ़े रखे हैं, तो मैं ये बता दिया आपको, समझ गए। तो ये सारी कहानी हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे, आप इतना मन में रखें। तो यहाँ सर हमने ये समझा कि अमोनिया फिर से अभी, है ना, क्या हो गया, अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, मतलब कि ये क्या है सर, ये लुईस बेस है, ठीक है ना, एंड AlCl3 ने एक्सेप्ट किया है, तो ये लुईस एसिड हो गया, तो साहब ये लुईस एसिड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जिससे कि हम इस लुईस एसिड बेस के रिएक्शन को समझेंगे, और ये कर्व्ड एरो को कैसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है इसको भी हम सीखा करेंगे, ठीक है। तो पहले जरा आप इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्यों। हाँ जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा, क्यों। तो ठीक है, तो इतना हम करने के बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ जरा, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। और तो आज हम लोग ना वो हर छोटी शायद फ़ोन आ रहा है ना, आज हम लोग हर वो छोटी बात करेंगे जो फ्यूचर में हमें परेशान करती रहती है, ठीक है। तो अभी हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, और ये लेक्चर भी अराउंड 1 आवर के करीब पहुंच जाएगा लग रहा है मुझे। जैसे मैं नई बातें जोड़ते जा रहा हूँ ना, इतना प्लान नहीं था मुझे पढ़ाने का, लेकिन बन जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, है ना, ज़रा मैं क्वेश्चन ले लूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन, है ना, राइट इक्वेशन शोइंग द लुईस एसिड बेस रिएक्शन, राइट इक्वेशन शोइंग, राइट, है ना, इक्वेशन शोइंग द, इक्वेशंस शोइंग द लुईस एसिड, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड बेस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन, है ना, रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन, ठीक है। तो मुझे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पर मुझे एसिड एंड बेस की रिएक्शंस को शो करना है ना, साथ ही साथ कर्व्ड एरो का भी यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या क्या वो क्वेश्चन जरा हम लोग समझ लें। रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विथ फेरिक ब्रोमाइड, पहला है रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विथ, उधर मैं करूँगा यहाँ पे लिख दूँ विथ फेरिक ब्रोमाइड,
फेरिक ब्रोमाइड, ठीक है। तो ब्रोमीन होता है Br2, फेरिक ब्रोमाइड होता है FeBr3 जो कि दे रखा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ मिथेनॉल पता है ना, CH3OH, मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ, है ना, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ठीक। तीसरा सवाल, क्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विथ AlCl3, क्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विथ AlCl3, है ना, अपना वही AlCl3 पहचाना हुआ। चौथा सवाल, ठीक है, डाई मेथिल ईथर रिएक्ट्स विथ डाई मेथिल ईथर, ठीक है, डाई मेथिल ईथर, सारे नाम सुने हैं आपकी ज़िंदगी में, है ना, आइसोमेरिज्म के दौरान ये सारे नाम हमने सुनाए थे आपको। सो डाई मेथिल ईथर रिएक्ट्स विथ बोरोन ट्राईफ्लोराइड, मेथिल ईथर रिएक्ट्स विथ बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पर मुझे एसिड बेस रिएक्शन लिखनी है, मतलब कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ मुझे एरो का भी यूज़ करना है। ज़रा आप एक बार ट्राई करें, जो मैं 2 एग्जाम्पल्स दिया था ना, उससे ज़रा आप एक बार ट्राई करके देखें और मैं आपको बता रहा हूँ अब, ठीक। चलिए तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। तो आपको ये सब पता है ना, ब्लैक मार्कर ज़रा ख़राब है सर ख़राब भी होता है क्या? ख़राब इन द सेंस उसमें इंक ख़त्म हो चुकी है, इंक लाने का समय नहीं है, तो अब जब उसमें इंक आएगी ना तब बात होगी। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच वाले हैं, वो दूसरे को डोनेट कर देंगे और कुछ एक्सेप्ट कर लिया करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? नोट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट वो करेंगे जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। दूसरा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जनरली थर्ड ए ग्रुप वाले, है ना। एंड इसमें जैसे कि जिंक या फिर आयरन के, जिंक एंड आयरन थर्ड हैलाइड। तो जनरली ये हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, है ना, ये चीज़। तो इसको ज़रा आप मन में रखें। ऑर्गेनिक वाले केस में इतना यूज़ होने वाला है। अब वही बच्ची चिल्ला रही है, ठीक है, जिसकी आवाज़ आपको हमेशा आती रहती है, मम्मी, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ज़रा देखिए, फेरिक ब्रोमाइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन, Br2 है ना, ब्रोमीन। जरा पहला सवाल देखें, तो ब्रोमीन आपको पता है ना, Br सिंगल बॉन्ड Br, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक, प्लस FeBr3, है ना, FeBr3। आप जरा देखो, FeBr, ठीक। तो मैं आपको पहली बार ना हर चीज़ रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है आने वाले फ्यूचर में। बोरोन के पास 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, हैलोजन फैमिली का है। वैसे यहाँ पर शो नहीं होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जिससे कि कभी आपके सामने आए ना तो आपको नया नया ना लगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ज़रा आप देख लें क्या हो जाएगा सर। तो फिर से जो Fe है ना, Fe आयरन, अभी मैंने बोला आयरन या फिर जिंक के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं ना, थर्ड वाले हैलाइड्स, Fe के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, डी ब्लॉक वालों के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या होगा, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर दे देगा इसके Fe को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र कर देगा Fe को, और इनके बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि Fe के पास ना
Fe के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी टाइप के बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात नहीं होगी। तो मैं इसे कैसे लिखूँगा सर, बस Br Br, ठीक है। अब देखो बॉन्ड बन जाएगा Fe Br Br Br, ठीक। क्या खास बात है, खास बात ये है ना सर, इसके पास जो 3 लोन पेयर थे वो तो रहेंगे ही, इसने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया है, तो उसकी वजह से एक प्लस चार्ज और 2 लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इसने डोनेट किया तो प्लस आ गया, है ना। Fe ने एक्सेप्ट किया है तो उसकी वजह से माइनस, और जो Br पे पहले से 3 लोन पेयर थे ना, उसको हम चाहो तो मैं उसे इस तरीके से शो कर सकता हूँ, ठीक। तो ये बन गया, है ना। तो ये वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बस यही समझाना चाहता था। मेन मुझे क्या सीखना है, हमें यही सीखना है कि Br पे प्लस आ जाएगा और Fe पे माइनस आ जाएगा, क्यों आया वो मैं बता दिया, ठीक। तो कौन लुईस एसिड, कौन लुईस बेस, ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है ना। तो जो ब्रोमीन है इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो इस वजह से इसे मैं क्या बोलूँगा, लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। FeBr3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, क्यों, एक्सेप्टर, दैट्स वाई वी कैन से लुईस, है ना, एसिड। सो FeBr3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसे बोलता हूँ लुईस एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर वे में शो करते हैं, है ना। एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूँ, ठीक है, इतना सही है, शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा मुझे करना था। अब अगला सवाल देखें, मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ बोरोन ट्राईफ्लोराइड, है ना। मिथेनॉल अब की बार है, तो मिथेनॉल होता है CH3OH, जरा आप देखें CH3OH, ठीक है, मेथिल अल्कोहल है ये, ऐसे आई तक लिखा हुआ है। रिएक्ट्स विथ अपना वही बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। तो अब मैं उतना बात नहीं करूँगा, जरा आप देखो क्या क्या है सर। देखो ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होता है, पहले मैं बताया था आपको, ठीक। तो यहाँ पर भी वही केस है, इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इस बोरोन को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक। एंड बोरोन को ट्रांसफ़र करके फिर से यहाँ पर एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, एंड ऑक्सीजन पर आएगा प्लस एंड बी पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। और क्या क्या अंडरस्टूड है, जो अंडरस्टूड है मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, फिर बाद में हम लोग ये बातें नहीं करेंगे। फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होता है सर, तो वही अपना 3 लोन पेयर हम चाहे तो यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक। और ऑक्सीजन पर 1 लोन पेयर, है ना। तो अगर अब यहाँ पर हम देखें तो CH3O, ठीक। अब देखिए H वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, प्रोटॉन। अब ऑक्सीजन का B के साथ बॉन्ड बन जाएगा, फ्लोरीन वैसे ही रहेगा अपने पास, ठीक है। इस तरीके से क्या खास बात है, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है ना, उसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज, है ना, और एक लोन पेयर इसके पास है जो पहले से था, ठीक। तो इस वजह से हम कैसे क्या शो करेंगे, एक लोन पे डोनेट किया तो इस पे प्लस आ गया, एंड बी पे क्या आ जाएगा सर, बी पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हम चाहो तो ऐसे शो कर सकते हैं, जनरली लोन पेयर शो नहीं होते हैं। अब एक बार शो करके हम बता देते हैं सब कुछ समझाने के लिए। तो आपके पास जो मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लुईस बेस। तो ये हो गया सर लुईस बेस, और BF3 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो सर ये हो गया लुईस एसिड पहले की तरह, ठीक है, ऐसे। अरे तो कुछ ऐसे ही रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं आगे चल के फ्यूचर में, तो आपको वहाँ पर और भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जब हम हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तब इन सब चीज़ों का बहुत ही खतरनाक यूज़ होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विथ AlCl3। क्लोरोमीथेन क्या होता है, तो मीथेन है, इसके साथ Cl लगा हुआ है, दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन, कॉमन नेम मेथिल क्लोराइड, ठीक। रिएक्ट्स विथ आवर, है ना, आवर आपका प्यारा AlCl3,
तो AlCl3, ठीक है ऐसे। तो फिर से मैं एक बार सभी चीज़ें बताऊं, तो Cl के पास ना 3 लोन पेयर हेलोजन फैमिली, तो यहाँ पर भी वही केस है, क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा एल्युमिनियम को, ठीक। तो फिर से वही बनने वाला है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, CH3Cl, ठीक है, फिर एल्युमिनियम, फिर अपना Cl, है ना। तो जब अपना क्लोरीन एक लोन पेयर डोनेट किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक। एंड क्लोरीन के पास जो लोन पेयर 2 पहले से बचे थे, उन 2 लोन पेयर को हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक। और इन Cl पर ना 3 लोन पेयर है, तो इसे हम चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं एक बार सभी रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूँ और बाद में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपना क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन, ठीक, ये क्लोरोमीथेन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो मैं इसे बोलूँगा लुईस बेस। क्या बोलेंगे हम? लुईस बेस, ठीक है। एंड AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, तो इसका नाम हो जाएगा लुईस एसिड, पहले की तरह लुईस एसिड, ठीक है। तो अब ज़रा इसमें बताइए आप कि जो डाई मेथिल ईथर वाला है ना, ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना लुईस बेस एंड दिस इज अवर लुईस एसिड, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। तो आपको दिख रहा है कि Cl पे प्लस आता है ना, क्लोरीन प्लस चार्ज Cl पे प्लस आ सकता है। कैसे आएगा? जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। तो अब जरा देखते हैं हम लोग कि जो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कैसे होगा। तो जरा हम लोग देखें अगर लास्ट वाला क्वेश्चन, तो डाई मेथिल ईथर रिएक्ट्स विथ बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक। डाई मेथिल ईथर, तो चौथा वाला जरा हम लोग देख लें। डाई मेथिल ईथर ये होता है सर CH3O CH3, ठीक। अब सेम मैनर में हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो वैसा ही हो जाएगा, ये अपना बोरोन बोरोन बोरोन, ठीक, ऐसे। तो जरा अब आप देखें, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इस डाई मेथिल ईथर में ना ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, एंड इन फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, ठीक है। पहले की तरह फिर से फ़ोन आ रहा है, ठीक। तो बोरोन जो है ना, बोरोन हमारे पास 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 2 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब एक इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर सकता है। तो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? इस ऑक्सीजन से, ठीक। तो अच्छा, अब जब आगे चल के हम एक्चुअल में, ये हालांकि यही ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म्स हैं, जब हम एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे, है ना, एक्चुअल का मतलब क्या है सर, और भी रिएक्शन जब हम देख रहे होंगे ना, तब हम देखेंगे ना कि ऑक्सीजन ही ना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है जनरली, है ना। तो वो क्यों कर रहा है हम यहाँ पर हम समझ ले रहे हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा इस बोरोन को, जैसा अभी तक होता है सब बिल्कुल वैसे ही। एंड क्या बन जाएगा जरा आप देखो, CH3O CH3 डोनेट किया B को, और जो फ्लोरीन वैसा ही था, ठीक। तो इसने डोनेट किया है, तो इसमें प्लस चार्ज और एक लोन पेयर जो उसके पास था ही, है ना, एक डोनेट कर दिया ऐसे। अब इन फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर थे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बीच में ऐसा गड्ढा नहीं होता है ना, वो मार्कर की वजह से ऐसा बन जा रहा है ना, ऐसा मत समझिएगा बीच में स्पेस होता है, पूरा डॉट है वो, ठीक है। अगर मैं कुछ बोल ना रहा हूँ तो मैं यहाँ भी बता दूँ, एल्युमिनियम ने एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा सर? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं बता चुका हूँ, भूल रहा हूँ फिर भी, तो ऐसे Fe पे नेगेटिव, Br पे नेगेटिव, इस पर प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सर ऑक्सीजन ना मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, कई सारी बात हमने सीख लिया है। अगर मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, तो जब भी ऑक्सीजन पर प्लस होगा इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है ना। जबकि ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पर प्लस सूट ही नहीं करता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आगे चल के यूज़ होगी। तो हमने आज ये देख लिया कि वैसे जनरली जो हैलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन आपने यहाँ देखा कि यहाँ क्लोरीन 2 बॉन्ड बना दिया, तो ये कब कर पाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करके,
देखिए ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिया इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करके। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, इससे पहले हमने देखा था कि 4 बना लिया था इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करके, तो उस पर प्लस आ गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ है। तो ऐसे होती हैं लुईस एसिड बेस रिएक्शंस जिनका कि हम ऑर्गेनिक में यूज़ करने वाले हैं, और कर्व्ड एरो का कैसे यूज़ कर पा रहे हैं ये चीज़। ठीक, तो अब तो आप लिख देंगे ना, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, डोनर है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज लुईस बेस एंड दिस इज अवर लुईस एसिड। लुईस एसिड, तो लुईस बेस लुईस एसिड इधर ही है। यहाँ पर जो अपना ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड बनेगा फ्यूचर में, उसका हम लोग नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड दिस इज अवर लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हम समझेंगे कि एक्चुअल में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कर्व्ड एरो का, है ना। वो लुईस बेस रिएक्शंस नहीं है, हमें एक्चुअल में जब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हम देखेंगे तो वहाँ पर कैसे कर्व्ड एरो का यूज़ करना है उसे हम आज ही सीख लेते हैं। तो पहले इतना आप नोट कर लें, ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने जैसा कि देखा इस तरीके से रिएक्शंस। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, तो आज मज़ा आएगा आपको, है ना। इतनी जल्दी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, परेशान करके रख देंगे। अच्छा, पिछली क्लास में काफ़ी लंबी हो गई थी, आपको याद हो, लगभग 80 मिनट की हो गई थी। 1 घंटे 20 मिनट, लगभग 80 मिनट की क्लास चली गई थी वाली। अगर मैं चाहता तो उस क्लास को 2 पार्ट में कर सकता था ना, लेकिन आपको पता है कि फिर ना फ्लो बिगड़ जाता, क्योंकि एक्चुअल में जो फीलिंग, जो भावनाएं उसमें 20-50 मिनट के बाद बनती हैं, है ना। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जब आप लगातार देखोगे ना तब उतनी फील आपको आएगी। उस वक्त अगर मैं पार्ट 2 कर देता तो फिर अगले दिन आप देखते तो फिर मूड आपका चेंज हो चुका होता, तो वो वाली फीलिंग आपके पास रहती नहीं जो पार्ट 1 में थी। तो इस वजह से ना लेक्चर्स आप लगातार देखेंगे तब आपको उतना फील आएगा, महसूस होगा। जैसे मूवी होता है ना, मूवी का आधा पार्ट पहले आप देख लोगे, फिर बाद में देखो तो वाले इमोशंस रह नहीं जाते हैं, है ना, जो कि लगातार देखने पे रहते हैं। ठीक है, जब आप लगातार देखते रहेंगे ना, लगातार एक ही बार में कंप्लीट देखें, तब वो सारे इमोशंस फीलिंग आपके अंदर आएगी, तब आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन देखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ, आप जरा देखिएगा। तो कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है ना, जहाँ पर अब एसिड बेस पे तो कई सारी बातें होंगी, एक आध दो और हम लोग कर लेते हैं। एसिड बेस पे ही है, फिर हम एक नए टॉपिक पे जाएंगे। ठीक, जैसे कि एक एसिड है, वो एक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। चलो आप देखें, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं। तो लिखा है पहले से, एसिड है, ये बेस है ना। मुझे कर्व्ड एरो यूज़ करके बताना है कैसे कर्व्ड एरो यूज़ होगा, मैं वो भी साथ में लिख दूंगा आपके, है ना। लिखा था ये एसिड है, ये बेस है। ठीक, ऐसे ये कैसे बना था इसको मैं समझा दूंगा अभी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट ये CH3COOH, बेसिकली यही लिखा हुआ है। ये एसिड है प्लस और एक वाटर है। वाटर तो पता है ना आपको, वाटर एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, तो बेस है, ये एसिड है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगी, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उस पर हम लोग बात बाद में करेंगे कभी। ठीक, दूसरा एसिड CH3COOH। ठीक, इस वक्त जो मुझे समझाना है ना, कृपया उस पर मुझे फोकस करने दें। ठीक है ना। तो एक बेस ये लिखा हुआ है एंड दिस इज़ अ सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन। अब कीड़े आ रहे हैं, ठीक, एसिड बेस ऐसे करके। ठीक, चलिए इस तरीके से था। ठीक, एक्चुअल में क्वेश्चन में ना यहाँ पर भी लिखा हुआ था एंड मुझे
कर्व्ड एरो का यूज़ करना था। तो ज़रा मैं समझा दूँ। देखिए एक एसिड लिखा हुआ है ना, जहाँ पर दिख रहा है ये पहले वाटर रहा होगा H2O, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तभी इस पर एक H और आ गया है, ऐसे बना था ये, है ना। जैसे मान लो ये एक वाटर रहा होगा H2O, है ना, उसमें से H निकल गया था, तब ये OH माइनस बचा रह गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख पाओ तो आप देख सकते हैं ना कि इसके पास ऑक्सीजन के पास ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H को देकर ये बॉन्ड ब्रेक करवा सकता है आराम से, ऐसे सोचना है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया प्रोटॉन के साथ, H के साथ, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। मुझे पता है कि प्रोटॉन का यहाँ पर वैलेंस कंप्लीट है, वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये प्रोटॉन को ना निकाल लाएगा और अपने साथ जुड़वा लेगा, है ना। तो देखो प्रोटॉन निकल जाएगा, अब एरो की वजह से नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एंड ये बॉन्ड टूट कर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो इसका जो छूटा हुआ था लोन पेयर वो मिल गया। दो होते ना लोन पेयर, अरे यार इसी से लिख दूँ, ठीक। तो सर क्या बोले आप, फिर से बोलिए, बोल देता हूँ फिर से, है ना। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ इस तरीके से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को मिल गए, ठीक। एंड जो एरो का हेड होता है वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और दो लोन पेयर ऐसे मिल गया। एंड इस OH माइनस के साथ एक प्रोटॉन आके जुड़ गया, तो कहने का मतलब ये H2O हो गया, एक H और आ गया, तो वैसे लिखता हूँ जैसा था HOH, और दो लोन पेयर इसके पास हैं, एक लोन पेयर इसने ट्रांसफ़र कर दिया था प्रोटॉन को निकालने के लिए, ठीक है, ये हो गया। तो दो लोन पेयर ऐसे और ये, ठीक। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये समझ रहा हूँ कि एरो का कैसे मुझे यूज़ करना था। तो मुझे ऐसे एरो यूज़ करना था इस प्रोटॉन के पास H के साथ, और ऐसे ब्रेक करवाना है। तो ऐसी ऐसी हरकतें आगे चल के हम बहुत बार करेंगे, ठीक। ज़रा इसमें आप देखें, इसमें क्या हो, इसमें कुछ ऐसा होता है, ये एसिड है ना, एसिड है ना, और ये देख लें, तो एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये बेस है, दो लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर डोनेट कर देगा एंड इस प्रोटॉन को निकलवा लाएगा। जब प्रोटॉन को निकालेगा तो इस OH वाले बॉन्ड को ना तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए मुझे ऐसा एरो शो करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से बन जाएगा CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, ठीक है। तभी एसिटिक एसिड एक एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑक्सीजन के पास ना दो लोन पेयर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर चाहो तो आप इस दो को दिखा सकते हो, है ना। इस दो को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए बस दिखा रहा हूँ। इसके पास भी दो थे, तो एक और आ गया, देखिए दो थे ही सही, एक लोन पेयर और आ गया, ठीक है। एंड एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया है, तो ठीक ऐसे। तो उसको मैं एक चीज़ दिखाने के लिए यहाँ दिखा दूँ, नेगेटिव चार्ज प्लस प्रोटॉन ले लिया है, तो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है। अब ऑक्सीजन तीसरा वाला बॉन्ड बनाने वाला है, एंड लोन पेयर डोनेट करके एक इसके पास था ही और एक प्लस आ गया, ठीक। अब कीड़े परेशान कर रहे हैं, है ना। तो क्या कहा सर आपने, मैंने ये बोला कि इसके पास लोन पेयर है, तो ये प्रोटॉन को निकलवा लाएगा, तो CH3COO माइनस ऐसे ब्रेक हो गया, एसीटेट आयन, और ये क्या बन गया H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो एक H एक्सेप्ट किया। तो बस मेरा इस बात पे स्ट्रेस है इन सब एग्जांपल से कि आपको कैसे एरो शो करना था, बेसिकली इस तरीके से शो करना था। ये जो मैं डब्बे बनाता हूँ ना, ये अपनी तरफ से बनाता हूँ, ऐसे एक्चुअल में नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे मुझे एरो शो करना था, फिर इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हुए दिखाना था। तो हेड पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज। आप चाहो तो इन लोन पेयर्स को ना लिखो, काम चलेगा, मैं एक बार समझाने के पर्पज़ से लोन पेयर को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले दो लोन पेयर थे ही ऑक्सीजन के पास, एक वो सिंगल बॉन्ड टूटने की वजह से एक और लोन पेयर आ गया, एक्सेप्ट किया तो वो नेगेटिव चार्ज, समझ गए ये चीज़। एंड ऑक्सीजन तीसरा बॉन्ड बनाने वाला है, तो O पे प्लस आ जाएगा, एक लोन पेयर पहले से था इसके पास, तो H3O प्लस, ठीक है। तो समझाने के लिए बता दिया फिर से, ये बहुत ही अच्छे से बना दूँ। अगला सवाल ये देखो आप, जैसे ये है, तो इसके पास वही फिर से लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन निकलवा लाएगा, एंड ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो बन गया सर ये CH3COO, दो लोन पेयर थे माइनस, ठीक है। सर आपने इसको नीचे दिखाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लुक चेंज करने से कंपाउंड वही रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब एक H और लग जाएगा, तो देखिए HOH, दो लोन पेयर इसके पास थे,
H2O बन गया। ठीक, अब यहाँ पर ना इसके पास 2 लोन पेयर है, उसके पीछे आप परेशान मत होना, उसको मैं चाहूँ तो दिखाऊँ, चाहूँ तो ना दिखाऊँ, सुंदर लगने के लिए दिखा देता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो एसीटेट आयन और ये, तो मुझे इस तरीके से इस एरो का यूज़ करना था, तो उसको मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक, चलिए अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है पूरा, इधर भी लिखा होगा, इधर भी लिखा होगा। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इधर का लिखने के बाद ऐसे कैसे आता है। अभी जो मैं क्वेश्चन लिखूँगा उसमें आपको बस कर्व्ड एरो का यूज़ करके बताना है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर्व्ड एरो का बताना है बस। ठीक, तो पहले अब इतना नोट कर ले। हाँ जी, हो गया। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट, ज़रा आप बताएं, उसमें बस कर्व्ड एरो यूज़ करना है ना। तो मैं जरा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ एंड फटाफट ख़त्म करते हैं अब। तो ये भी लेक्चर अराउंड 1 आवर हो गया है, तो मैं इतना समय आपको आपके साथ दे रहा हूँ, इतना समय आप जब मेरे साथ बिताएंगे तब आपको ना बिल्कुल समझ में आएगा ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना समझने में, ना चीज़ों को टाइम लगता है और आपको टाइम लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ फटाफट, है ना, जरा आप देखें ना, ये लोग परेशान करके मानेंगे, है ना। एक क्वेश्चन लिखा है, जरा आप देखें। ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, पहले से। मुझे बताना है कि यहाँ पर कर्व्ड एरो कैसे यूज़ हुआ, ठीक है, मुझे किस तरीके से कर्व्ड एरो का यूज़ करना चाहिए, है ना। ठीक, हाँ जी, तो आपको ना इसमें केवल कर्व्ड एरो यूज़ करके बता देना है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें ज़रा। हाँ जी, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? ठीक है, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पर ना सारे लोन पेयर दिखाए हुए हैं, ठीक, ऐसे। इससे जो बनता है वो ये बनता है, एसीटोन, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर्व्ड एरो शो करके बस बता देना है, ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल है अब ऐसा ही कुछ जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में दिखेगा, तो फिर आपको वो ना बिल्कुल क्या चीज़ बिल्कुल अनदेखा नहीं लगेगा, ठीक। जैसे कि ये सवाल हो गया, ठीक। तो इसमें हमें केवल कर्व्ड एरो का यूज़ करके बताना है, ठीक है। ठीक है, एक और है इसमें, हाँ, एक तो 3 हो गया। चौथा सवाल, इसमें लोन पेयर है, तो अभी मैं लोन पेयर सारे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। चौथा आप इसमें भी दिखा लेना, ठीक है। चौथा सवाल है ठीक, एंड यहाँ से ना एक H लगा है प्लस चार्ज लोन पेयर, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से बन रहा है एसीटोन, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन लिखने का टाइम दे, है ना। अब मैं इसको क्लास के साथ ही कर देता हूँ जिससे कि आपको
समझाते समझाते भी हो जाएगा। 5वां सवाल और भी लेते हैं ना यहाँ पे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना 5वां, ये एक्चुअल में एक रिएक्शन है अल्कीन की, जो हम आगे चल के फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अभी जो समझाने का पर्पज़ है वो पर्पज़ केवल करेक्ट एरो का रिप्रेजेंटेशन का है, समझ रहे हो ना, करेक्ट एरो के रिप्रेजेंटेशन का है। इस वजह से ना जो बन रहा है वो भी मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। प्लस CH CH3 H CH3, ठीक है, प्लस Br माइनस, ठीक है। ये चीज़ सही है। सही है ना, जरा चेक कर लो एक बार, ठीक है। ये चीज़ और सवाल लिखता हूँ जरा मैं, आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। क्या करना है सर, करेक्ट एरो का रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे हुआ था ना, सारे आंसर लिखे हुए हैं। और बताता हूँ मैं ज़रा आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है ना, ऊपर दिख रहा है ना, मैं अभी देख लेता हूँ, ठीक है। रिएक्शन हुई HCl के साथ, तो ये भी एक एक्चुअल में रिएक्शन है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बस यहाँ पे अभी हम एरो का यूज़ देख ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे बस एरो का यूज़ समझाने के पर्पज़ से, ठीक है, कैसे करना है। अब शायद ऊपर ना दिखे, अब शायद ऊपर ना दिखे, तो मैं सेट करता हूँ लोन पेयर, ठीक है, प्लस Cl माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बताना है इसमें एरो का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। कुछ अब ना बिल्कुल कीड़े परेशान कर दिए मुझे, लगता है लेक्चर रोकना ही पड़ेगा। लेकिन अपन लोग तो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं, है ना। तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही है, तो मैं उसे बोलता ही रहूँगा। आप लोग अपना काम करते रहें, ठीक है, इस तरीके से। किस पे कितना लोन पेयर है कैसे पता, सब बता चुका हूँ, है ना। अब यहाँ से, ठीक है, ऐसे था सारा, ऐसे आंसर है। अब ज़रा और देख लें, ठीक है ना। ऐसे बहुत आसान है। अभी जब मैं करूँगा ना तो आप कहोगे कि ये तो क्या था, ये तो बेवकूफ़ी बना दी, ये तो आपने बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। ऐसे तो ये एक कीटोन है, करके दिखाओ ज़रा, तो है ना। फिर अपना वही H2SO4। अच्छा, मैं ना बिल्कुल परेशान हो गया हूँ कीड़ों को लेके, है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक, प्लस लोन पेयर, ठीक है, ठीक, एंड प्लस इस पे O पे माइनस, ठीक है, वो लोन पेयर है ना, ठीक, ऐसे। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से एक लोन पेयर और, है ना, समझ रहे होगे आप मेरी भावनाओं को। लास्ट सवाल एक और कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द तकलीफ़ ना रहे इतना करने के बाद। अब जब आगे चल के हम पढ़ेंगे ना, तब आपको एक्चुअल में फील होगा कि ये सब एक्चुअल की रिएक्शंस थी, जिसे मैंने इस तरीके से
समझाने के लिए बता दिए, ठीक है। आगे देखो जरा, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, ठीक। बस क्या करना है, एरो का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक। है ना, ऐसे। बताएं ज़रा, इतनी मेहनत मैं देख लूँ है कि नहीं, बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो बिल्कुल बोर्ड में दिख रहा है। मैं बताता हूँ जो करना था, क्या करना था ज़रा आप देखो। पहला सवाल अच्छा है, ठीक। देखिए, एक बना है यहाँ पर फ्री रेडिकल, इसका मतलब क्या है, फ्री रेडिकल। यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 2 फ्री रेडिकल चाहिए। फ्री रेडिकली जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, 1 बार फिश हुक, ठीक। तो कहने का मतलब सर यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उसमें से एक तो ऐसे टूटा और एक इलेक्ट्रॉन आकर ऐसे बॉन्ड बना, दूसरा वाला फिर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे टूटा। सर जरा समझाइए इसको। तो देखिए, इस सिंगल बॉन्ड, देखिए ये बॉन्ड टूट गया ना, तब यहाँ तो बॉन्ड है नहीं, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक को मैं ऐसे तोड़ूंगा, है ना, 1 बार फिश हुक बताया था ना, 1 बार फिश हुक। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, है ना, इनका जो साइन है ना, ये अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऐसे टूट गया, ठीक। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होकर एक फ्री रेडिकल ये, दूसरा फ्री रेडिकल ये, एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से फ्री रेडिकल ये इसके खोपड़ी पे आ गया, ऐसे। समझ गए। तो ये जब भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगा तो मुझे बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करवाना पड़ेगा। तो मैं एक बार लास्ट बार बता दूं आपको, इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, दूसरा इस कार्बन पे आया, एंड ये जो इस कार्बन पे जो एक फ्री रेडिकल है वो आकर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन गया, एंड यहाँ से जो फ्री रेडिकल टूटा है इस कार्बन पे आ गया, ठीक है। समझ में आता है। आगे Br पे माइनस आ रहा है सर, माइनस का मतलब ना सर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ होगा तभी तो हेड पे माइनस आता है, ठीक। एंड देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि यहाँ से एक लोन पर उतर के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनवाया है, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर अपना इधर कार्बन को ट्रांसफ़र करके एक सिंगल बॉन्ड बनवाया है ऐसे। तो आगे चलिए कभी ऐसी सिचुएशन पड़ेगी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को लिखते वक्त, मैं ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग को दिखाऊंगा, है ना। अब इसके अलावा जो भी आप कर्व एरो यूज़ करोगे वो गलत होगा। इस पर माइनस लाना है, मतलब कि मुझे बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हुए दिखाना है, क्योंकि हेड पे माइनस होता है। मैंने देखा कि सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपना सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस और टेल पे आता है प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, 2 लोन पेयर पहले से थे, पहले वाले, ठीक। तो सब समझा चुका हूँ ना। यहाँ से देखो क्या है, H प्लस के फॉर्म में निकल गया है, तो एक निकल गया है, और देखो आप, तो ऐसे आप दिखा दो इस तरीके से। तो ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर आ गया ये बॉन्ड टूटने की वजह से, और H प्लस के फॉर्म में निकल गया, और टेल पे प्लस आता है, देखो टेल पे प्लस, तो प्लस हो गया। मतलब कि कभी ऐसा होगा तो मुझे इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखानी थी, ना कि इस तरीके की, ना कि इस तरीके की। समझ रहे हो आप। हाँ, ये चीज़। और ये प्लस और जो हेड पे नेगेटिव प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, एंड सिंगल बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 2 लोन पेयर हो गया। समझ गए ऐसे। जरा आप यहाँ देखें, तो यहाँ से देख रहे हैं कि प्लस मिल गया है, ठीक है, एंड O पे लोन पेयर भी आ गया है। कहने का मतलब कि इस H ने ना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया है, एक लोन पेयर, एंड ये H प्लस के फॉर्म में टूट गया है ना। समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ हम कर रहे थे, ठीक। तो हम इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करवा देंगे, तो टेल पे प्लस आता है तो H पे प्लस आ गया, एंड निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल कर दिया, एंड सिंगल बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस O को मिल गए, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पर O पे दिखा सकते हैं, एक लोन पेयर पहले से था और एक ही आ गया। तो मुझे इस तरीके से कर्व्ड एरो ना मुझे ऐसे शो करना था, ना कि ऐसे शो करता तो H पे माइनस आता, जो कि गलत है। तो यही कर्व्ड एरो मैं आगे चल के यूज़ कर दूंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से शो करने का मतलब H प्लस के फॉर्म में निकल गया है, एंड O पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो आगे चल के ज़िंदगी लाल होगी यहीं से। अब यहाँ देखे जरा आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
ये एक्चुअल रिएक्शन है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर प्लस आ गया है, मतलब कि ये बॉन्ड टूटा है। तो मैं ये बता रहा हूँ ये नया है। दरअसल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ना, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे, है ना, एंड ये H बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं अगर बड़ा बनाता तो मैं अच्छे से बता पाता। इस बॉन्ड को ना ऐसे ब्रेक करता हुआ दिखाना है। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना था, मुझे कर्व का एरो इस पाई बॉन्ड से उठा के दिखाना है, ना कि इस कार्बन से। कार्बन से ऐसे दिखा दोगे ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ। हालांकि स्ट्रिक्टली फॉलो लोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए। पाई जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो मुझे इस पाई बॉन्ड से एरो को उठाकर इस प्रोटॉन के ऊपर दिखाना है, H के ऊपर दिखाना है, और इस बॉन्ड से हेड होगा, फिर ऐसे ब्रेक करना है ना, ना कि H से दिखा देना है ना, ऐसे नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हैं आप, ऐसे नहीं, सिंगल बॉन्ड से दिखाकर ऐसे माइनस। तो हेड पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो Br माइनस के फॉर्म में निकल गया है। अब ये बॉन्ड टूटा था, बॉन्ड टूटा है तो किसी एक कार्बन में प्लस आ गया है और किसी एक पे, देखिए इस पे प्लस आ गया तो ये प्लस आ गया। ठीक है, इस पे निगेटिव आया होगा तो इस वाले कार्बन पे आके ये जो H है ना, प्रोटॉन आके जुड़ गया है। ठीक है, समझिए, फिर से बताऊँ। हाँ, तो मैंने बोला कि ये नई बात है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। बताया था ना, कर्व्ड एरो क्या शो करता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूवमेंट। तो पाई बॉन्ड जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है ना। तो क्या होगा फिर, पाई से हम लोग बॉन्ड का मूवमेंट दिखाएंगे इस H पे, एंड ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक, तो एक जगह आएगा प्लस, एक जगह आएगा माइनस, तो माइनस के साथ ये H आकर जुड़ जाएगा, तो H आकर जुड़ गया है एंड C पे प्लस आ गया। तो मुझे इस तरीके से बॉन्ड का ब्रेकिंग दिखाना था। ठीक है, तो हम केवल बॉन्ड की ब्रेकिंग को सीख रहे हैं कि कर्व्ड एरो कैसे यूज़ करना था। ठीक, ये आगे चल के बहुत ही, है ना, कारगर होने वाला है साबित। आप यहाँ देख लो सर ना, O के साथ एक H लगा है एंड O पे प्लस भी है, Cl माइनस भी निकल गया है। तो Cl माइनस तो तब निकलेगा ना जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए। ठीक है, O के साथ प्लस है, मतलब ऑक्सीजन अपना तीसरा बॉन्ड बनाया है। ठीक है, एंड एक H भी लगवाया है, तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर इस प्रोटॉन को निकाल लेगा, है ना। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और H को निकलवा लाएगा और Cl माइनस ऐसे टूट गया, तो O के साथ एक H लग गया तो उस पर प्लस आ गया। ठीक है, ऐसा हम कर चुके हैं। हाँ जी, इस पे देखो आप, N पे प्लस आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब कि ये बॉन्ड टूटा है। कहने मतलब सर ये बॉन्ड ऐसे टूटा है और अपना ये लोन पेयर ना इस प्रोटॉन को देकर, ठीक है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस H को देकर H को निकलवा लाया तोड़ के, और N के साथ H लग गया, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो N पे प्लस आ गया। फिर से वही सारी बातें मैं बोल रहा हूँ जो आप तक बता चुका हूँ। ठीक है, एंड ये सिंगल बॉन्ड OH वाला टूट कर O पे आ गया माइनस चार्ज। अब माइनस आएगा तो एक लोन पेयर जो OH बॉन्ड में था वही दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल पागल कर देंगे कीड़े, है ना। लास्ट सवाल, यहाँ पे देखिए एक प्लस जुड़ता हुआ आ रहा है। प्लस कब जुड़ेगा, है ना, प्लस जुड़ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, इस पर माइनस आ रहा है। तो माइनस कब होगा सर, जब ये बॉन्ड टूटा होगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटा होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ना एक लोन पेयर है, इसने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया है इस प्रोटॉन को। ठीक है, एंड ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। ठीक, तभी ना माइनस आएगा, समझ रहे हो, ऐसे। तो ये बॉन्ड टूटा तो O पे आ गया माइनस। ठीक है, वही बात, लोन पे डोनेट करके H, तो एक H लगवा लिया, एंड ऑक्सीजन फिर से 3 बॉन्ड बनाया तो O पे प्लस आ जाएगा, लोन पे डोनेट होने की वजह से। एक लोन पे पहले से था, समझ रहे हो, है ना, बता चुका हूँ, फिर आप इतना क्यों मेहनत करवाते हैं। आप देखिए इस कार्बन से ना, कार्बन से Cn लग गया है, मतलब कि ये जो कार्बन का लोन पेयर था ना, ये डोनेट कर देगा इस वाले कार्बन को। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस C को डोनेट कर दिया, एंड ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। ऐसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो उस पर माइनस चार्ज आया है ना, और माइनस चार्ज आया है, और एक लोन पेयर जो कि ये पाई बॉन्ड में से जो एक सिंगल बॉन्ड टूटा है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, एक्सेप्ट किया इसने, तभी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड इस वाले बीच वाले कार्बन से Cn जुड़ा है, देख रहे ना, Cn जुड़ा है, मतलब कि जो Cn है ना पूरा, Cn माइनस पूरा अटैक करा इस कार्बन पे, तो Cn जुड़ गया। ठीक है, एंड इस बॉन्ड को मुझे ऐसे ब्रेक करना था, तो इससे ये दिखाना था, तो मुझे ये एरो का नोटेशन दिखाना चाहिए था, ना कि ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं। तो समझ में आती है बात। तो इस तरीके से हम कर्व्ड एरो को दिखाते हैं। तो वही बात है, हेड पे नेगेटिव, टेल पे पॉजिटिव, उसका शो करके हम लोग कर्व्ड एरो का यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से है ना। फिर से मैं बता दूँ, ये जो टेल है ना इस बॉन्ड पे है। आप ये मत समझ लेना कि इस कार्बन से उठा दिया है ना, जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। इस कार्बन से नहीं उठा देना है, इस बॉन्ड से उठाना है। इसको तोड़ना है ना तो इस बॉन्ड से तोड़ना, ना कि एच से दिखा देना है। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो? ठीक है, तो इतनी देर से यही तो बाँच रहे हैं, सही है। तो आज हम ये कंप्लीट अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं कि किस तरीके से हम बॉन्ड किस तरीके से हम एरो का नोटेशन करते हैं और कैसे लुईस एसिड बेस के रिएक्शंस ऑर्गेनिक के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, चलिए अब फाइनली अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, यानी कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, उसके बाद हम डूब जाएंगे इस पूरे ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, डूब जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।